महायुद्ध का 35वां दिन। एक तरफ ट्रंप 2 से 3 हफ्ते में बड़ा हमला करके ईरान युद्ध से बाहर निकलने का संकेत देते हैं। दूसरी तरफ खबर आती है कि युद्ध को लेकर ट्रंप की टीम में ही खींचतान होने लगी है, क्योंकि जंग के बीच ही आर्मी चीफ जनरल रैंडी जॉर्ज के अलावा 2 और बड़े सैन्य अधिकारियों को भी पद से हटाने का फैसला लिया जाता है। तो क्या ट्रंप के घर में ही मतभेद उभरने लगे हैं? जब से ईरान के इस पुल के यूं तितर बितर हो जाने की तस्वीरें आई हैं, हर रोज स्टैंड बदलते ट्रंप को लेकर दुनिया की बेचैनी और बढ़ गई। किसी को यह समझ नहीं आ रहा कि आखिर ट्रंप की युद्ध नीति क्या है, आखिर ट्रंप के फाइनल लक्ष्य क्या है, युद्ध खत्म करने पर ट्रंप का प्लान क्या है। और इन्हीं सवालों के साथ इस बात की भी जबरदस्त चर्चा है कि क्या युद्ध नीति को लेकर ट्रंप की अपनी कोर टीम में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है क्या? उनकी वॉर कैबिनेट में मतभेद इतने गहरे हैं कि ट्रंप को बार बार अपनी लाइन और अपना प्लान और यहां तक कि अपने बयान बदलने पड़ रहे हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके लिए सबसे पहले ट्रंप के युद्ध मंत्री का बयान सुनिए। The air campaign that we've conducted, that Israel's conducted alongside us, was one for the history books, truly. And it's because we have a president of the United States that when he sends his warfighters out to fight, he unties their hands to actually go out and close with and destroy the enemy as viciously as possible from moment one. तो ये है ट्रंप के युद्ध मंत्री जो पहले अमेरिका के रक्षा मंत्री हैं, लेकिन लगता है कि अमेरिका के हितों की रक्षा करने से ज्यादा जरूरी उन्हें ईरान को तबाह करना लग रहा है। पीट हेग्सेथ के बारे में खुद ट्रंप कहते रहे हैं कि युद्ध में आगे बढ़ने का फैसला उन्हीं का था। एक तरफ हेग्सेथ है तो दूसरी तरफ ट्रंप की कोर टीम में ऐसे भी सदस्य हैं जो युद्ध के खात्मे के पक्ष में है। एक तरफ दबाव जारी रखो ग्रुप है जिसमें रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्टर्स हैं, केंद्रीय खुफिया एजेंसी यानी CIA के प्रमुख जॉन रेडक्लिफ हैं। दूसरी तरफ युद्ध खत्म करो ग्रुप यानी सॉफ्ट लाइनर है जिसमें उपराष्ट्रपति JD वैंस हैं, विदेश मंत्री मार्को रूबियो हैं, राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड हैं। खुद ट्रंप कहते रहे हैं कि तुलसी गबार्ड युद्ध में आक्रामकता बढ़ाने के खिलाफ हैं। तो क्या यही वजह है कि ईरान युद्ध को लेकर ट्रंप किसी पुख्ता प्लान पर नहीं पहुंच पा रहे हैं? आज तक ब्यूरो। अमेरिका ने ईरान में नए हमले की शुरुआत कर दी है। कल अमेरिका ने ईरान के सबसे ऊंचे और आधुनिक पुल को बम से उड़ा दिया। हवाई हमला इतना सटीक था कि B-1 पुल देखते ही देखते आग का गोला बन गया, लेकिन अब ईरान भी पुल उड़ाने की धमकी देने लगा है। युद्ध विजय का उद्घोष करते करते ट्रंप विध्वंस की उस राह पर निकलते दिख रहे हैं जहां सिर्फ तबाही ही तबाही है। ये तबाही शुरू होती है इंफ्रास्ट्रक्चर वॉरफेयर से, जहां नागरिक ढांचे ध्वस्त होने लगते हैं। लगता है ट्रंप ने सैन्य ठिकानों के बाद सिविल ठिकानों पर हमले करने की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। ये ईरान के कराच शहर का B-1 ब्रिज है जो अब पूरी तरह मलबों में तब्दील हो चुका है। इस पुल को तबाह कर ट्रंप ने ईरान की शान और साख दोनों पर चोट किया है। ईरान को इस पुल की बेमिसाल इंजीनियरिंग पर फख्र था जो जिसे ट्रंप ने मिट्टी में मिला दिया। याद कीजिए, एक दिन पहले ट्रंप ने ऐसे हमले का ट्रेलर दिखा दिया था, कह दिया था कि अगली बारी ब्रिज और पावर प्लांट की है। We're negotiating with them right now. They've been, again, we have had regime change. Now, regime change was not one of the things I had as a goal. I had one goal. They will have no nuclear weapon. And that goal has been attained. They will not have nuclear weapons. But we're finishing the job. And I think within maybe 2 weeks, maybe a couple of days longer to do the job. But we want to knock out every single thing they have. Now, it's possible that we'll make a deal before that because we'll hit bridges, and we've hit some. We'll hit some bridges. We've got a couple of nice bridges in mind. But if they come to the table, that'll be good. But it doesn't matter whether they come or not. We've set them back.
It'll take 15 to 20 years for them to rebuild what we've done to them. तो ट्रंप ने सिविल ढांचों पर हमले शुरू कर एक नया मोर्चा खोल दिया है। कराज का ये B1 ब्रिज कोई ऐसा वैसा पुल नहीं था। लोकेशन कराज अलबोर्ज प्रांत जो तेहरान को कराज से जोड़ता है। दावा मिडिल ईस्ट का सबसे ऊंचा और बड़ा पुल, लंबाई लगभग 1050 मीटर, संरचना 8 सेगमेंट जिसमें 176 मीटर का बड़ा स्पैन, पिलर ऊंचाई करीब 136 मीटर, लागत लगभग $400 मिलियन यानी 37,000 करोड़ रुपए। जाहिर है ट्रंप ने कराज के B1 पुल को नेस्तनाबूद कर ईरान की लाइफलाइन पर हमले का सिलसिला शुरू कर दिया है। उनके इरादे अब बेहद खौफनाक दिख रहे हैं। B1 ब्रिज को बर्बाद करने से ठीक पहले उन्होंने एक नया पैगाम भी ईरान को भेजा है। सोशल मीडिया पर ट्रंप ने कहा, हमारी सेना बेशक दुनिया में सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली है। हमारी सेना ने ईरान में बचे खुचे अवशेषों को नष्ट करना अभी शुरू भी नहीं किया है। पहले पुलों को नष्ट करेंगे, फिर बिजली संयंत्रों को। नए रिजीम को पता है कि क्या करना है और वो भी तेजी से। ट्रंप की मनमानी चली तो ईरान को पाषाण काल में पहुंचाने की उनकी ख्वाहिश उन्हें ऐसी ही तबाही की तरफ ले जाएगी जिसका दावा वो लगातार करते रहे हैं। When we feel that they are, for a long period of time, put into the Stone Ages and they won't be able to come up with a nuclear weapon, then we'll leave. Whether we have a deal or not, it's irrelevant. Now, it's possible that we'll have a deal because they want to make a deal. They want to make a deal more than I want to make a deal. ईंट अमेरिका की तरफ से उछला है तो चुप तो ईरान भी नहीं रहेगा। ईंट का पत्थर से जवाब मिल पाता है या नहीं, लेकिन चेतावनी ईरान की तरफ से आ गई है। ईरान ने एक लिस्ट जारी की है अमेरिका के सहयोगी देशों के पुलों की, जिन पर वो हमले करने वाला है। कुवैत में शेख जाबेर अल अहमद अल सबाह समुद्री पुल, सऊदी अरब को बहरीन से जोड़ने वाला किंग फहद कॉजवे, संयुक्त अरब अमीरात में शेख जायद पुल और शेख खलीफा पुल, साथ ही जॉर्डन में किंग हुसैन पुल, दमिया पुल और अब्दौन पुल। यानी ट्रंप की 2 से 3 हफ्तों की डेडलाइन के बावजूद ये जंग लंबी खिंचती दिख रही है। तेल अवीव में प्रणय उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो।